हुआ है ना। यूएई ने अपना इंफ्रास्ट्रक्चर खड़ा करने में जापान, साउथ कोरिया के साथ-साथ इज़राइल की भी टेक्नोलॉजी को इस्तेमाल किया है। और सबसे ज़्यादा यूएई को डेवलप कराने में चाइना का हाथ था। लेकिन वो घूम के इज़राइल की तरफ गया कि भ्रष्टाचार आया इज़राइल की तरफ से उसको बनाया गया अरब देशों के सामने कि ईरान से खतरा है, ईरान ऐसा है, ईरान वैसा है, ऐसा कर देगा, आप लोग उससे होशियार रहो, ये करो। जब जैसे-जैसे हमने देखा इन 5-7 सालों में ईरान से अरब देश के काफ़ी लोग मिलते रहे और जैसे-जैसे उनकी बातें होती रहीं, कुर्बतें बढ़ती गईं। देखिए, जिस तरीके से गाज़ा की वजह से सारी दुनिया जो थी वो काफ़ी हद तक हिल भी गई थी और मामलात भी जो है गाज़ा की वजह से अभी भी जो है बहुत ज़्यादा उनके सर पे सवार है गाज़ा। अब उसी तरह से यमन का मामला शुरू हो गया है। शुरू क्या हो गया, काफ़ी हद तक पक गया है और यूएई से भी ईरान के अच्छे खासे ताल्लुकात हैं। अब ईरान की ईमा पर कुछ ऐसा हुआ है कि ईरान ने यानी यूएई के जो अहलकार हैं, उनसे कहा है कि अगर सऊदी अरब और यूएई इस बहुत ही संगीन दौर के अंदर आमने-सामने आ जाएँ यमन को लेके, तो दोनों के लिए कोई अच्छी बात नहीं है और मुमताज़ भाई। बिल्कुल तो अभी हमारे साथ एक और मेहमान जुड़ गए फिरोज बख्त अहमद साहब, मैं उनका इस्तकबाल करता हूं। फिरोज बख्त अहमद साहब सीनियर पॉलिटिकल एनालिस्ट हैं, मौलाना आजाद उर्दू यूनिवर्सिटी हैदराबाद के आप चांसलर रहे हैं, मिडिल ईस्ट पे बड़ी गहरी नजर रखते हैं और कॉलम लिखते हैं और एक जमाने से लिखते आए। मैं समझता हूँ कम से कम 40-45 साल का कॉलम का तो सफर होगा और हिंदी, अंग्रेजी, उर्दू तीनों जबान में फिरोज बख्त साहब लिखते हैं और बड़े अखबारों में छपते हैं। इंकलाब में भी मुसलसल आप जो है वो छपते रहे हैं, मैं उनका इस्तकबाल करता हूं। और फिरोज बख्त साहब, आपसे एक बड़ा सवाल, जिस तरह की साजिशें मिडिल ईस्ट में हो रही हैं, पहले ईरान और सऊदी अरब और इनको लड़वाया जाता रहा, लेकिन ये हमने देखा कि उसमें ईरान ने बड़ी हिकमत अमली के साथ तमाम चीजों को बर्दाश्त करते हुए उस दोस्ती को कायम रखा। और अब जो बड़ी खबर आ रही है वो ये कि साहब ये सऊदी अरब और अंसारुल्लाह हौती, इनमें दोस्ती हो रही है, काफी हद तक बातचीत हो गई है। इसके साथ साथ ईरान जो है वो यूएई को भी मना रहा है। मतलब कुल मिलाकर के क्या जो इतने सालों साल से सऊदी अरब और यूएई आपस में लड़ रहे थे, अभी मौके की नजाकत देखते हुए ईरान क्या सालसी बन रहा है अंदरूनी तौर पे कि साहब आपस में लड़ने का वक्त नहीं है, ये बहुत नाजुक वक्त है। फिरोज बख्त साहब, क्या क्या ऐसा मुमकिन है कि ये कशीदगी दूर हो जाए हालात के पेश नजर? जी, डॉक्टर मुमताज़ आलम रिज़वी साहब, आपको, आपके तमाम सामाईन को दिल से हमारा सलाम और बस इसी दुआ से कि भई तमाम दुनिया में अमन और चैन बरकरार रहे और आपने ये भी पूछा है कि भई ये जो एक नया सिलसिला शुरू हुआ है जो ईरान, सऊदी अरब और यमन यानी हूती वगैरह को लेके शुरू हुआ है, इसके बारे में क्या आपका ख़्याल है? देखिए, जिस तरीके से गाज़ा की वजह से सारी दुनिया जो थी वो काफ़ी हद तक हिल भी गई थी और मामलात भी जो है गाज़ा की वजह से अभी भी जो है बहुत ज़्यादा उनके सर पे सवार है गाज़ा। अब उसी तरह से यमन का मामला शुरू हो गया है। शुरू क्या हो गया, काफ़ी हद तक पक गया है और यमन में जब से सऊदी अरब और यूएई की कुमक, इनके फौजी वगैरह, इनकी एडमिनिस्ट्रेशन तक वहाँ पहुँची है, एक साउथ यमन में है तो दूसरे नॉर्थ यमन में है। तो वहाँ भी एक तशवीश की बात है। अब लेटेस्ट ये हुआ है कि देखिए, सऊदी अरब ने जो वहाँ के जो एक्सिस ऑफ ये समझिए कि
वो है रेजिस्टेंस, जो सदर्नर्स कहलाते हैं वहां पे, उनको तो काफी हद तक सऊदी अरब ने खामोश कर दिया है। पहले वो बहुत ज्यादा उछल कूद कर रहे थे। साथ ही साथ सऊदी अरब ने अब अपनी पेंगे बढ़ाई हैं हूतियों से। अभी आपने फरमाया अंसारुल्लाह लाहौती का नाम लिया, तो ये बात बिल्कुल सही है। और अगर हूती से सऊदी अरब के मामला शुरू हो गए हैं या अच्छे खासे बन गए हैं, तो जाहिर सी बात है सॉरी, कि उसमें ईरान का भी कहीं कहीं ना कहीं मामला है। देखिए, अभी आपने एक बात ये बताई कि ईरान इस खत्ते में, वेस्ट एशिया में, बावजूद इसके कि उसको एक अच्छा खासा नुकसान पहुंचा है 11-12 दिन की जंग में, बावजूद इसके कि उसने बहुत मौजू जवाब दिया है इसराइल को और अमेरिका को, इसके बावजूद वो कोशिश कर रहा है कि इस खत्ते में अमन बरकरार हो, इस खत्ते में एक बैलेंस पैदा हो, और इस खत्ते के अंदर जो भी ये सब उठा पटक चल रही है, उससे मतलब ये तमाम मुल्क बाज आए, जिसमें सऊदी अरब भी मौजूद है, यूएई भी मौजूद है। ईरान ने अपने ताल्लुकात काफी हद तक हमवार किए हैं सऊदी अरब से भी। और ये जो हमवारी है ताल्लुकात की, ये कोई नया चैप्टर नहीं है। तकरीबन 1 साल से तो हम देख ही रहे हैं खबरों में, ठीक है, उससे पहले भी। और यूएई से भी ईरान के अच्छे खासे ताल्लुकात हैं। अब ईरान की ईमा पर कुछ ऐसा हुआ है कि ईरान ने यानी यूएई के जो अहलकार हैं उनसे कहा है कि अगर सऊदी अरब और यूएई इस बहुत ही संगीन दौर के अंदर आमने सामने आ जाएं यमन को लेके, तो दोनों के लिए कोई अच्छी बात नहीं है। और दोनों के लिए ये भी बड़ी खराब बात है कि ये लोग यमन में घुसे हुए हैं। अरे भाई, आप अपने मुल्क को देखिए, आपको यमन में घुसने की क्या जरूरत है? अगर आप घुस रहे हैं तो आप गाजा में घुसिए, फलस्तीन में घुसिए, वहां पर उन लोगों को बचाइए, उनकी मदद कीजिए। और अगर आपके अंदर दांत हैं, पहने दांत हैं, तो मिलिटरीली उनकी मदद कीजिए। जो इसराइल ने सारा कब्जा कर लिया है, कौन सी येलो लाइन है जो भी है, उससे पीछे जाने को मना कर दिया है, तो वहां आप अपनी बहादुरी दिखाइए। ये यमन के ऊपर क्यों आप लोग जो है काबिज होने की कोशिश कर रहे हैं? तो हालात जो है कोई बहुत बहुत बेहतर नहीं है। बावजूद इन तमाम बातों के डॉक्टर मुमताज, ईरान ने, ये देखिए, ईरान की जो डिप्लोमेसी है उसकी तारीफ करनी होगी कि उन्होंने सऊदी अरब से भी मामलात बना के रखे हुए हैं, यूएई से भी मामलात बना के रखे हुए हैं, और बाकी दीगर जो इस्लामी ममालिक हैं, खराब उसके ताल्लुकात किसी से नहीं है। और दूसरी बात यह कि अब जो ईरान का नया रूप सामने खुल के आया है, स्ट्रेटेजिक रूप, उसकी वजह से भी तमाम अरब ममालिक उसकी अब इज्जत करने लगे हैं। दिल में चाहे उनके कुछ भी हो, लेकिन ईरान को मानते हैं कि ईरान में अल्लाह का शुक्र है दमखम है। और बेहतर यह है कि बजाय इसके कि हम ईरान से उलझें या ईरान की मुखालिफत करें, अगर उसकी मुआफ़क़त में भी नहीं है तो मुखालिफत भी नहीं होनी चाहिए। तो कुछ अरब ममालिक जो हैं बिल्कुल न्यूट्रल हैं, खामोश हैं। मैं समझता हूँ पहले के मुकाबले ये बेहतर हालात हैं। और डिप्लोमेटिकली, पॉलिटिकली जो मामलात हैं, अगर ये उनमें बेहतरी आती रही, तो इसमें इसका जो असर है वो फलस्तीन और गाजा पे भी पड़ेगा। और आखिर में जो सबसे अहम बात है कि गाजा से इसराइल जहां काबिज है, वहां से वो बाहर निकले और मस्जिद अक्सा, उसको भी, उसके अतराफ को भी वो खाली करे। मेन चीज अब ये रह गई है। तो मेरा ख्याल ये है कि अपना फोकस इन तमाम ममालिक को ये जो यहाँ मुंह मार रहे हैं यमन में, उनको अपना फोकस इस जानिब करना चाहिए कि किस तरीके से इसराइल को वहां से हटाया जाए। अच्छा, हमास का इतने दिन से कोई जिक्र नहीं है। हमास भी अपने तौर पर खामोशी के साथ जो उसको करना है वो कर रहा है। वो भी अपने को अंदर से मुस्तहकम कर रहा है, ठीक है।
क्योंकि हमास को इस 2.25 साल के वक्फे के अंदर सबसे ज्यादा जो नुकसान पहुंचा है वो हमास को, उसके बाद अंसारुल्लाह को पहुंचा है, काफी हद तक हूतियों को पहुंचा है। ठीक है, ईरान को जो पहुंचा है उसकी तो भरपाई ईरान ने काफी हद तक कर ली है। तो अब आखिर में बस यही आपके सवाल का जवाब मैं देते हुए कहूंगा कि इस वेस्ट एशिया का जो ये पार्ट है, इसमें अब अल्लाह का शुक्र है कि ईरान की होल्ड तकरीबन तकरीबन हो गई है, और सऊदी अरब का हूतियों से एक अच्छा मामला होने का मतलब ये है कि ईरान से भी उसके अच्छे ताल्लुकात हैं। वो लॉ ऑफ कंपेटिबिलिटी होता है ना मैथ्स में, कि इफ ए इज इक्वल टू बी एंड बी इज इक्वल टू सी देन ए इज इक्वल टू सी। तो यही सऊदी अरब और ईरान के बीच में लॉ ऑफ कंपेटिबिलिटी आ गया है। हम उम्मीद यही करते हैं कि ये दोनों मजबूत ममालिक हैं इस खत्ते के, आपस में मिलके, और ये जो भी कुछ है और बहुत इम्पोर्टेंट गजा बात, को इंसाफ दिलाए। जी जी, बहुत इंपॉर्टेंट बात फिरोज बख्श साहब ने कही, और मैं समझता हूं कि इसको और थोड़ा से हम लोग इस पे बात करें राशिद रिजवी साहब, क्योंकि ईरान देखिए, मैं शुरू से सऊदी अरब हो ये हो तमाम जो भी शिकायत रही हैं, कल मेरे दिमाग में पता नहीं क्यों एक अजीब सी बात आई, और मुझे लगा कि अगर इस पैटर्न पे काम किया जाए, भाई आजकल रिसाइकलिंग का दौर है कि तमाम जो गड़बड़ झाला चीजें हैं या जो अब बेकार हो गई हैं, तो उनको रिसाइकल करके और एक मटेरियल बना के उसको यूज में लाया जा रहा है। तो मुझे लगा कि अगर कहीं निगेटिविटी मेरे ताल्लुक से भी है मान लीजिए, या किसी के ताल्लुक से है, तो कुछ ऐसा किया जाए कि उस निगेटिविटी को कुछ ऐसा रिसाइकल करके और उसको एनर्जी में तब्दील करके आगे बढ़ा जाए, बजाय ये कि उसी में उलझ करके, हाँ, कूड़ा पड़ा है तो उसको एनर्जी में तब्दील करके भाई उसका यूज करके आगे बढ़ जाओ, बजाय ये कि उसी में आप भी कूद जाओ। तो मुझे लग रहा है कि ईरान जो है वो उसने ये काम बड़ा खूबसूरती से कर लिया, और तमाम लोगों को देखिए, एक बात तो राशिद अली साहब ये आपको मानना पड़ेगा कि इस मामले में भी इजराइल फेल हो गया, अमेरिका भी फ्लॉप हो गया, कि वो जो दुश्मन नंबर 1 बनाए हुए था ईरान को, दुश्मन नंबर वन, अब मुझे ऐसा लग रहा है कि भाई इन लोगों को भी ये समझ में आने लगा, अरबों को, कि भाई ये दुश्मन नंबर 1 बिला वजह है, दुश्मन नंबर 1 तो कोई और है, वो भले ही अभी खुल के न कह रहे हो, लेकिन मुझे ऐसा लग रहा है, क्योंकि देखिए कोई ये कैसे चाहेगा कि साहब कोई हम पे हुक्मरानी कर ले, कोई हम पे आके हाकिम बन जाए किसी के हम इशारे पे, हाँ, फिर वो देख रहा है कि साहब अमेरिका तक को तो छोड़ नहीं रहे, तो हमें क्या छोड़ेंगे। राशिद रिजवी साहब, क्या क्या ये दिमाग बात आ रही है, या अब भी आपको लग रहा है कि साहब वो गुलामी का तौक जो है वो कहीं ना कहीं तो है और बड़ा मुश्किल से उतरेगा उतरेगा। मुमताज भाई, आप भी एक सोसाइटी में रहते हैं, हम भी एक सोसाइटी में रहते हैं, और हमारे बख्श साहब भी उसी सोसाइटी का हिस्सा हैं। हम बख्श साहब की बातों को सुनते हैं और बहुत कुछ सीखने को मिलता है। हमारे सीनियर हैं, हमारे बुजुर्गवार हैं, क्योंकि आपके जो तजुर्बात हैं वो हमको हमारी उम्र से बड़ा कर देते हैं। आपने जो 65 साल 60 साल में सीखा है, अगर वो आपने हमको 40-45 साल की उम्र में दे दिया है, तो आप ये समझिए कि हमने जो पढ़ाई नहीं की वो नॉलेज हमको मिल गई आपके जरिए। तो सोसाइटी के हालात ये होते हैं कि कोई एक बंदे से लोग नाराज होते हैं या एक फिरका उससे नाराजगी रखता है, तो उसे कहता है सबसे, अरे यार बहुत खराब आदमी है, उसे दूर रहो, वो बहुत खराब आदमी है, उससे दूर रहो, अरे वो आदमी सही नहीं है, उसकी जबान सही नहीं है, उसकी नीयत सही नहीं है, उसके घर वाले सही नहीं है, जो भी चीजें होती हैं वो निगेटिविटी उसके लिए। लेकिन वो आदमी साहिब अखलाक है, साहिब किरदार है, जो भी उससे मिलता है मुतासिर होता है, कहते यार इसको ख्वाब खा बदनाम कर रहे हैं, यार ये तो ऐसा लगता तो नहीं है, आज तक हमने सुना नहीं इसने किसी का 1 रुपया मारा हो, गज्ब किया हो।
ये दयानतदार है यार, ये कर्जा ले लेता है, जो वक्त बताता है उसी वक्त वापस भी कर देता है यार। इसको हम अपना अमानतदार समझ के कुछ सामान दे देते हैं, जब भी वापस मांगते हैं वापस कर देता है। भाई ये तो झूठ नहीं बोलता है। तो वही हाल कुछ ईरान का बनाया गया अरब देशों के सामने कि ईरान से खतरा है, ईरान ऐसा है, ईरान वैसा है, ऐसा कर देगा, आप लोग से होशियार रहो, ये करो। जब जैसे जैसे हमने देखा इन 5-7 सालों में ईरान से अरब देश के काफी लोग मिलते रहे, और जैसे जैसे उनकी बातें होती रही, कुर्बतें बढ़ती गई, और उन्होंने ये देखा कि ईरान ने हम पे तो कोई हमला नहीं किया, न ईरान ने हम पे हमला करने की धमकी दी, न ईरान ने हमारे यहाँ कोई दखल दिया, तो हम क्यों उसको अपना दुश्मन मान रहे हैं, क्यों उनके बहकावे में हम आ रहे हैं। अब वो देख रहा है कि मजबूत भी है, तब उनको यकीन आ जाए इस बात का कि अच्छा, तो ये इसको हमसे दूर इसलिए कर रहे हैं कि हम इसको अपना सहारा ना बना लें। तो मुमताज भाई, जो अभी आपका जून में 12 दिन की वार हुई थी, इजराइल जितना नुकसान आपको दिखाया गया है उससे कहीं ज्यादा हुआ है। इजराइल के लिए तो ईरान का, यूरोप के कई न्यूज़पेपर में आया, पता है क्या नाम आया था ईरान का? डिस्ट्रॉयर, तबाही करने वाला। इजराइल को ऐसे तबाह किया था उसने। तो अब इन लोग को लगता है, क्योंकि इन्होंने एक चीज खुल के सामने तो आई गई, कैसे जलील हुए कतर के लोग भी, उन पे हमला भी हुआ, और जब ये जा रहे थे चाइना तो ये कतर में रुके भी डोनाल्ड ट्रंप, और कतर के किंग को बोले कि हम आपके साथ चाय पीना चाहते हैं। और कतर के किंग जब उनका प्लेन लैंड किया तो डोनाल्ड ट्रंप अपने प्लेन में ही थे। कतर के किंग गए प्लेन में, उनके साथ बैठ के चाय पिए, गुफ्तगू किए, फिर उतर के चले आए। ये मेहमान नवाजी नहीं है, इसे हम लोग अपने गांव के लैंग्वेज में बोलते हैं बेगारी करना। एक होता नहीं है जजों का या डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट का अर्दली, एक हुक्म दिया वैसा कर दिया उसने, तो वो हाल करके कतर को छोड़ा था अमेरिका ने। तो अब इन लोग को समझ में आ रहा है कि हम पे हमला भी हो रहा है, हम जलील भी हो रहे हैं। इसके पीछे की वजह क्या है? अब इनकी वजूहात जब उनके समझ में आ जाएगी सबके, तो सब धीरे धीरे अमेरिका इजराइल से कन्नी काटेंगे। और अभी तो यूएई को लालच दिया हुआ है ना, यूएई ने अपना इंफ्रास्ट्रक्चर खड़ा करने में जापान, साउथ कोरिया के साथ साथ इजराइल की भी टेक्नोलॉजी को इस्तेमाल किया है, और सबसे ज्यादा यूएई को डेवलप कराने में चाइना का हाथ था। लेकिन वो घूम के इजराइल की तरफ गया कि भ्रष्टाचार आया इजराइल की तरफ से उसको, कि हम तुमको और मजबूत कर देंगे, पूरी दुनिया का सेंटर बना देंगे शेयर मार्केट का, कहां कहां से क्या क्या फायदे होंगे वो सब हम करवाएंगे। अपने फायदे के लिए इस्तेमाल किया और लालच दिखाया। हमने भी आपको एग्जांपल दिया था पॉलिटिकल पार्टीज का कि भ्रष्टाचार कैसे आता है। बहुत ईमानदार पार्टी भी होगी ना मुमताज भाई, वो भ्रष्टाचार की तरफ नहीं जाएगी, लेकिन भ्रष्टाचार उस तक आ जाएगा कि हमको काम दो, हम पार्टी का चंदा देंगे। वो मिनिस्टर के थ्रू आए, एमपी के थ्रू आए, एमएलए के थ्रू आए, जब पार्टी किसी बड़े अधिकारी के थ्रू आए, लेकिन वो कोई इससे अछूता नहीं रहता है। तो वही स्थिति है कि इनको लालच दिखाया, ख्वाब दिखाया यूएई को, और जो अंदर थोड़ी बहुत सुगबुगाहट चल रही थी उसको इन्होंने हवा दी। सऊदी अरबिया अपना ग्रीन कॉरिडोर बना रहा है, कई लाख करोड़ रुपए लगा करके, लाखों करोड़ लगा रहा है, बना रहा है। अब वो दुनिया का सबसे बड़ा मार्केट बनाएगा वहां पर। तो यूएई को कहीं ना कहीं खतरा लग रहा है। लोग शॉपिंग करने यूएई आते थे, अगर वो उसमें से सऊदी अरब जाने लगेंगे तो हमारा बिजनेस डाउन हो जाएगा। अरे यूएई आएंगे, होटल में रुकेंगे,
होटल का खर्चा जो होगा उसका टैक्स तो मिलता ही है ना सरकार को। अगर टूरिस्ट ही नहीं आएंगे तो टैक्स कहां से आएगा, वीजा का पैसा कहां से आएगा, यही सब तो इनकम है उसकी। उसके पास कौन सी इंडस्ट्री है, पूरी दुनिया से तो वो सामान ले लेके खाता है। जो हाल पाकिस्तान का है कि उसके पास एक सुई बनाने की फैक्ट्री नहीं है, वही हाल तो यूएई का भी है। लेकिन उसने अपने यहाँ आउट ऑफ वे जाकर के सारे हराम हलाल सारी चीजों को अलाउ किया हुआ है। ब्लैक मनी का सबसे बड़ा सेंटर दुबई है, ब्लैक मनी का सबसे बड़ा लेन देन दुबई से होता है। हवाला का पैसा सबसे ज्यादा इधर उधर दुबई से होता है। अभी अभी देखिएगा कि शेल कंपनियों का मैटर जब अभी खुलेगा तो जो लोग कहते हैं ना कि स्विस बैंक में नंबर 2 के पैसे लोगों के हैं, आप ये देखिएगा अभी दुबई में निकलेगा। और दुबई ये चाहता है कि सऊदी अरबिया उसके बराबर तक ना पहुंचे, उसके पीछे ही रहे। वो अपना तेल के खेल में मस्त रहे, तेल बेचे खाए और हाजियों से पैसा वसूले, वीजे का पैसा बढ़ाए और उसी में जिंदा रहे। वो नहीं चाहता है कि बिजनेस मार्केट सुपरमार्केट टेक्नोलॉजीज में ये आए आगे। तो जो पुरानी रंजिशें हैं उनको कुरेद रहा है सऊदी अरबिया। कुरेद किसे लौवा रहा, सबके पीछे अमेरिका है। शैतान का सरदार अपनी टीम लगाता है, खुद नहीं आता है। तो वो टीम का मेंबर ही है नेतन्याहू इजराइल। वो लगा कर देखो कुरेद रहे हैं तुमको। अभी देखो हम पूरा यमन दे देंगे, पूरा यमन दे देंगे, फिर तुमको हम पूरा सूडान में दिलवा देंगे। सोमालिया के भी लालच दिया होगा। ये गरीब देश जरूर है लेकिन इनकी जमीनें बहुत अमीर है, बहुत मिनरल्स इनके अंदर हैं। ये लोग दूसरों को कमवा रहे हैं, मजदूरी कर रहे हैं, अपने जमीन का सोना निकाल के उन लोग को दे रहे हैं, क्योंकि सरकार में बैठे हुए लोग लंबा चौड़ा पैसा ले करके डाल रहे हैं बाहर, अपनी रिहाइश अपनी लग्जरी लाइफ बाहर बना रहे हैं। बिना मेहनत का पैसा उनको मिल रहा है तो वो आपको कॉन्ट्रैक्ट दे देंगे और निकालो सोना। अगर ईमानदारी से वो खुद अपने लोगों से निकलवाते हैं सोना, खुद मार्केट बनाते हैं सोने की, तो पूरी दुनिया उनके देश में जाकर सोना खरीदती। बदनसीबी से जो नहीं हो रहा है। जी मुमताज भाई। ये सही कह रहे हैं राशिद रिजवी साहब, और यही हो रहा है और ये सच्चाई है, क्योंकि जाहिर सी बात है कि जब इंसान तिजारत की तरफ बढ़ता है और गलत चीजें, तो उसे अच्छे और बुराई की कोई वो नहीं रहती है। वहाँ मजाक में ही सही, लेकिन दुबई के बारे में वहाँ के जो किंग हैं उनके बारे में ये कहा जाता है कि साहब वो कह रहे हैं कि भाई अल्लाह मियाँ ने भी तो बस सारी चीजें बनाई हैं, हर चीज बना दी है, अब जिसका और इंसान आजाद है। यानी हमने भी यहाँ पे मस्जिदें बनाई हैं और नाच गाने का सेंटर ही बनाया है, अय्याशी के अड्डे भी बनाए। तो अब इंसान आजाद है, चाहे वो अय्याशी के अड्डे में जाए चाहे मस्जिद में जाए। तो गोया कि वो अपने आप को ये मानते हैं कि हमने कोई, देखिए कोई भी गुनहगार वो पहले जवाब तलाश करता है फिर गुनाह करता है। मुझे तो ऐसा लगता है कहीं ना कहीं से वो बचने के लिए, या वो ये सोचता है कि कोई ये कहेगा तो ये कह दूंगा, ऐसा मैं ये मतलब होता है। तो मुझे ऐसा लग रहा है बहरहाल ये बहुत ही उम्दा यहाँ पे किरदार साजी की यहाँ पे तबरेज आलम साहब ने लिखा है, किरदार साजी की जिम्मेदारी अल्लाह ने दिया था और हम एक दूसरे की किरदार कुशी करने लगे। इमाम खामनाई के मजबूत ईमान और इरादे से नेतन्याहू ही नहीं वो भी घबराते हैं। दरबारी शोरा व उलमा अब बेनकाब होते जा रहे हैं। और देखिए फिरोज बख्श साहब, सबसे बड़ी चीज ये बिल्कुल सही तबरेज आलम साहब ने लिखा। मैं तो शुक्रगुजार हूँ राजा सिंह राजपूत साहब का। कई बार उन्होंने लिखा कि साथियों इसको शेयर करो, इसको आगे बढ़ाओ, और कई बार होता भी है। आज काफी अच्छा परफॉर्मेंस रहा है, लोग काफी जुड़े हमसे, और मैं समझता हूँ कि लोग जुड़ेंगे, ऐसा नहीं है, और इसे देखेंगे। और चूंकि बहुत इम्पोर्टेंट
खबरें हैं। अभी भी जो लोग ये समझते हैं कि साहब सब मामला ठंडा हो गया, ऐसा कुछ नहीं है। आज ही ये हिजबुल्लाह का कहना था कि मिडिल ईस्ट जो है और हालात बड़े नाजुक दौर से गुजर रहे हैं, बहुत नाजुक वक्त है, ये बात कही गई, यानी टर्निंग पॉइंट जिसको हम कह लें। और मैं बार बार एक चीज फिरोज बख्श साहब कहता था अपने 2 साल के सफर में कि गजा और फिलिस्तीन ये इस बात के महवर और मरकज बनेंगे कि दुनिया तानाशाही की तरफ जाएगी या दुनिया लॉ एंड ऑर्डर की तरफ जाएगी। कैसे दुनिया चलेगी, आदल इंसाफ से चलेगी या मनमाने तरीके से चलेगी। और ये मैं इसलिए कहता था कि जब यूएनओ जैसे इदारे फेल हो जाए, जब इंटरनेशनल क्रिमिनल कोर्ट फेल हो जाए और उसकी बात न सुनी जाए, एक मुल्क जिसके खिलाफ 150-60 मुल्क खड़े हों, जिसके खिलाफ वोटिंग करते हो, जिसके साथ सिर्फ 6-7 मुल्क हों, उसकी दादागिरी है कि जो मैं चाहूंगा वो करूंगा। क्यों? क्या जो इजराइल कर रहा है कोई और मुल्क कर सकता है? किसी में हिम्मत है? लेकिन ये कर रहा है, तो भाई क्यों कर रहा है? इसका मतलब कि तानाशाही, जिसकी लाठी उसकी भैंस। तो ये कम बड़ी बात नहीं थी, बहुत इंपॉर्टेंट बात थी। और सारे लोग बेनकाब भी हुए, इसमें सही है ये कि बेनकाब हुए हैं, कुर्बानी हुई है तो बेनकाब भी हुए हैं और भी बेनकाब होंगे। और कुछ लोग जो है वो जनाबे हुर भी बन सकते हैं, मुझे ऐसी उम्मीद है। मैं ऐसी उम्मीद करके चलता हूं। मैं ना उम्मीद होकर के कभी कोई प्रोग्राम नहीं करता, कभी कोई काम नहीं करता। सब में बड़ा पॉजिटिव रहता हूं और मुझे लगता है कि पॉजिटिव ही रहना चाहिए। तो और मेरे ख्याल से सब रहते हैं, सब। राशिद साहब भी बात जरूर करते हैं क्योंकि वो बात भी बहुत जरूरी है। लेकिन ऐसा नहीं है कि मैंने उनको देखा कि वो जरूर उस चीज को एक्सेप्ट करते हैं कि नहीं ऐसा हो जरूर सकता है, लेकिन करूं क्या मैं जब चीजें दिखती हैं ऐसी। तो ये भी अपने आप में सही है। लेकिन बहरहाल हमने देखा है और हमने बड़ी तब्दीलियां देखी हैं। बहुत सारे हो सकता है लोगों को ना अभी नजर आ रही हो, लेकिन मैं मिडिल ईस्ट में बड़े पैमाने पे तब्दीली देख रहा हूं। और मुझे ऐसा लग रहा है कि इस तब्दीली की वजह से घबराहट इजराइल में है, घबराहट अमेरिका में है और वेस्टर्न वर्ल्ड में भी है। वेस्टर्न वर्ल्ड भी चेंज हुआ है। राशिद रिजवी साहब, आप देखिए वहां पे भी, हम लोग वहां पे बात नहीं करते, लेकिन वहां पे भी बड़े चेंजेस आए हैं। लोगों की ज़हनियत भी बदली है, क्योंकि जब आप बरहना हो गए, जब देखा कि साहब ये क्या हो रहा है तमाशा। लोगों को पहले पता नहीं था क्योंकि सोशल मीडिया नहीं था, मीडिया दिखाता नहीं था। जो नेशनल और इंटरनेशनल मीडिया था वो सच्चाई राशिद रिजवी साहब, फिरोज बख्श साहब नहीं दिखाते थे। लेकिन सोशल मीडिया एक ऐसा आया जिसने सबको बेनकाब कर दिया। तो मुझे लग रहा है कि ये भी अपने आप में एक बहुत बड़ी बात हुई है। आखिर में मैं दुआ के साथ चाहूंगा फिरोज बख्श साहब कि आप इसको इख्तिताम करें और फिर इंशाल्लाह हम लोग बात करेंगे कल। जी राशिद साहब। जी 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 अरे जी नहीं अरे फिरोज बख्श साहब, फिरोज बख्श। नहीं, आप राशिद साहब को कुछ कहना है तो कह लीजिए, कोई नहीं। नहीं आप ही दुआ कराएंगे। अरे वो मुंह से निकल गया। अब आप नहीं, कोई नहीं। दुआ तो देखिए, दुआ तो हम सबके लबों पे है और दिल में भी है, करा कोई भी दे। बस मैं देखिए, आपने अभी एक बात कही कि मतलब वर्ल्ड ऑर्डर जो अब बनेगा, ये इसराइल और ये जो मामला चल रहा है फलस्तीन का, ईरान का और ये कुछ दीगर अरब ममालिक हैं, जो नया ऑर्डर बनेगा कम से कम वेस्ट एशिया में, तो क्या यहाँ तलातुम होगा या फिर यहाँ पर पीस और हार्मनी होगी? देखिए, देखिए गैब का हाल तो अल्लाह ही जानता है। हम तो अगले सेकंड की भी कोई पेशन गोई नहीं कर सकते। लेकिन फॉर द टाइम बीइंग तो मुझे
वेस्ट एशिया के हालात ऐसे लग रहे हैं कि जैसे वो अंग्रेजी की एक कहावत है ना कि द लल बिफोर अ स्टॉर्म, यानी कि एक एक, एक अजीब सी तिलिस्म टाइप की जो है खामोशी सी बनी हुई है। ठीक है, और आगे क्या होने वाला है, हम अल्लाह से यही दुआ करेंगे कि जो भी कुछ हो बेहतर हो और जस्टिफाइड हो। ठीक है ना, और 2 साल हमें रोते बिलखते हुए हो गए हैं गाजा के लिए, फलस्तीन के लिए। मुख्तलिफ जो है अदवार आए, जिसमें ये कि बम्बई से उनको मारा, उसके बाद फिर उनको भूख से मारा, उसके बाद फिर अल्लाह ने उनकी और भी आजमाइश ली बारिशों से, उससे मारा। ये बारिशें तो अब इस साल की तो है, पिछले साल भी ऐसी थी। मेरे पास वीडियो आए थे, इसमें मैंने बच्चों को, टेंट जो थे उसमें उसमें वो कम से कम 6-6 इंच मिट्टी, दलदल पानी में बच्चे बैठे हुए थे, तैर रहे थे। तो अब ये इस किस्म के हालात 2 साल से हैं। मुझे नहीं लगता आप तो खैर पॉजिटिव बात करते हैं, हम भी चाहते हैं पॉजिटिव बात करें, लेकिन मुझे बहुत ज्यादा कोई होपफुल मामला नजर नहीं आ रहा, स्पेशली जबकि इसराइल जो है अपने ही जो उसका जो समझिए पीस टॉक है उससे पीछे हट रहा है। सेकंड फेज का जो जेनोसाइड का के बाद जो इन्होंने पीस टॉक की बात करी थी, उसमें भी कुछ नजर नहीं आ रहा है। तो सबसे बड़ा मुद्दा आज जो है वो शायद आपने ये बात कही थी, मैंने कहाँ सुनी थी, आप ही ने शायद ये बात कही थी कल, कि कोई भी बहस हो, कल आप और हम एक साथ एक चैनल की बहस पे थे, वहां भी एक हमारे दोस्त ने जो कि जिनकी नजरों में जो है फलस्तीन की बात करना कुछ ऐसा था कि जैसे हम किसी गैर मुल्क की बात कर रहे हैं, हमें तो सिर्फ अपने मुल्क की बात करनी चाहिए, हम अपने मुल्क की तो बात पहले करते हैं, लेकिन जहाँ जुल्म हो रहा है उसकी बात को भी सामने लाते हैं। उन्होंने भी फलस्तीन की बात करी, नेगेटिव तरीके से करी, लेकिन फलस्तीन आज मुद्दा है पूरी दुनिया में, फ्लोटिला से लेके अब तक। और अब जो भी रहा दुनिया में दुनिया इख्तियार करेगी, उसमें फलस्तीन मुद्दा रहेगा, पॉजिटिवली रहे, नेगेटिवली रहे या न्यूट्रल रहे। फलस्तीन को, वेदर यू लाइक फलस्तीन और यू डिसलाइक फलस्तीन, ठीक है, फलस्तीन जो है वो मतलब मुद्दा बना रहेगा। और हम यही चाहते हैं कि फलस्तीन का जो मुद्दा है उसमें बेहतरी आए, उसमें जो फलस्तीन के लोगों की आजमाइश 2.25 साल से हुई है, चाहे वो इसराइल के हमलों की वजह से हुई हो, चाहे वो कुदरत के जो तूफान आ रहे हैं बारिश के या ब्लिजर्ड्स हो रहे हैं उससे, बहुत इन लोगों ने झेल लिया और अब हमसे नहीं झेला जा रहा जो हम देख रहे हैं। हमारे दिल, हमारी आंखें अश्कबार हैं, हमारे दिल छिले हुए हैं, हम बस दुआ ही दुआ कर रहे हैं, बस यही दुआ करके हम इजाजत लेंगे कि अल्लाह फर्श से अर्श पर हमारी दुआ को कबूल कर ले। आमीन। ये बिल्कुल, और यही सच्चाई है कि देखिए हम लोग रोज यही बात कहते हैं कि हम किसी की दुश्मनी में ये प्रोग्राम नहीं कर रहे हैं, किसी की हिमायत में नहीं कर रहे हैं, लेकिन हम ये जरूर कर रहे हैं कि जहाँ पे जुल्म हो रहा है, जहाँ पे ज्यादती हो रही है, और जो खबरें हैं वो आप तक जरूर पहुंचाएं और एक सेहतमंद तजिया हो। और देखिए कुछ लोग ये समझ रहे हैं कि साहब यहाँ से बैठ करके हम लोग बातें जब करते हैं तो भाई दुनिया ये भी तो देखती है, इससे मुल्क का कद बड़ा होता है, छोटा नहीं होता है। कि भाई हिंदुस्तान में बैठ करके और बेबाकी से अगर कोई बात कर रहा है फिरोज बख्श साहब, तो ये भी हिंदुस्तान के मजबूत होने और हिंदुस्तान के डेमोक्रेटिक सिस्टम के मजबूत होने की एक दलील है कि भाई हम बात कर रहे हैं और हम एक सही जो है तजिया वो पेश कर रहे हैं। और हमने हमेशा कहा कि हमने कभी भी जो हमारी खारजा पॉलिसी है, जो हमारे एक्सटर्नल अफेयर जो है, उसके अगेंस्ट हम कभी नहीं गए। जो है उसी के दायरे में हम बात करते हैं और हमें इस बात पे फक्र है कि हम हिंदुस्तान में हैं, हिंदुस्तान की सरजमीन में हैं, और हमें आज तक कोई थ्रेट नहीं मिली,
आज तक किसी ने हमें टोका नहीं। मैं पूरी जिम्मेदारी से चैनल से ये बात कह रहा हूं, किसी ने मुझे नहीं कहा। बहुत सारे लोग कहते हैं, लेकिन अल्लाह का शुक्र है कि आज तक मुझे किसी ने थ्रेट नहीं किया कि तुम ये प्रोग्राम क्यों करते हो, तुमने ये प्रोग्राम क्यों किया, तुमने ये क्यों कहा। अच्छा, अगर कोई सोचे कि साहब आपको कोई नोटिस, तो बिल्कुल गलत बात है। मेरे प्रोग्राम मिलियन में देखे गए, ऐसा नहीं है, मिलियन में लोगों ने देखे हैं। तो ऐसा नहीं है। इसलिए अच्छा, मैं ये सही है कि मैं कभी भी किसी की दिलादारी करके प्रोग्राम नहीं करता हूं। मैं हमेशा इंसानियत की मैंने कद्र की है, और मेरे जितने पैनलिस्ट हैं उन सब ने उस बात का ख्याल रखा है, किसी ने कोई गलत बयानी नहीं की, और इंशाल्लाह आने वाले दिनों में भी हम कोई गलत बयानी नहीं करेंगे। कहीं कोई लफ्ज हो जाता है, फिरोज बख्श साहब, राशिद रिजवी साहब गवाह है, मैं फौरन उसको टोक देता हूं कि नहीं, इस तरीके से नहीं, यहाँ पे ऐसे ऐसे बोला जाना चाहिए। मैं फौरन उस चीज को टोक देता हूं। तो बहरहाल बहुत बहुत शुक्रिया आपका फिरोज बख्श साहब, राशिद रिजवी साहब, आपका शुक्रिया, तमाम हजरात का शुक्रिया जो हमें देखते हैं, उनका भी शुक्रिया। और हमारा मकसद यही है कि एक सही आवाज उठे, सही जो है वो पैगाम लोगों तक जाए, और जालिम बेनकाब हो, चाहे वो जहां भी हो, जैसा भी हो, उसके साथ हमदर्दी नहीं हो सकती। लेकिन इंसानियत को कोई चोट पहुंचाए, चाहे इधर हो या उधर हो, उसको भी नहीं बख्शा जाना चाहिए। उसके साथ भी उसी तरह का सलूक होना चाहिए कि जैसे दूसरों के साथ। बहुत बहुत शुक्रिया, शब खैर, गुड नाइट, जय हिंद, जय भारत, जय संविधान।